मैं नवीन पाठक और मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं आपके चैप्टर कैश बुक के एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम आज लोग सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है। यानी कि पिछला जो लेक्चर था हमारा, जो पिछला वीडियो था, उसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को एलोबरेट किया था, डिफाइन किया था, उस पर क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, उसके क्या क्या टर्म है, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर रखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं किसमें, डबल कॉलम कैश बुक में। तो देखो डबल कॉलम कैश बुक में क्या अंतर है कि अब तक जो आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया था उसमें और केवल आपको एक कॉलम मिलता था, यानी कि कैश का। लेकिन अभी हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक है, तो डबल कॉलम कैश बुक में आपको दो कॉलम मिलने वाले हैं। जनरली कितने कॉलम? दो, एक तो कैश और दूसरा बैंक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, कैसे बनेगा? तो यहां पे हम लिखते हैं डेट, दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर, ठीक है, फिर हमारा वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक। ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, कैश, सॉरी वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और फिर हमारा बैंक। यानी कि कहने का साफ साफ अर्थ है, देखिए यहां पे आपको कैश का भी एक कॉलम मिल रहा है और बैंक का भी एक कॉलम। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक डील विथ, डबल कॉलम कैश बुक डील विथ बैंक एंड कैश। यानी कि ऐसा कैश बुक जिसमें दोनों चीजें, यानी कि कैश वाला भी रिकॉर्ड होगा और बैंक वाला भी रिकॉर्ड होगा, यानी कि दोनों के साथ जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्लियर है? तो आप डबल कॉलम कैश बुक को समझ सकते हैं कि ऐसा कैश बुक जो बैंक में और कैश दोनों में डील करे, उसको हम क्या कहते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। तो सर ये सिंगल कॉलम कैश बुक से कैसे डिफरेंट है? तो देखो पहली चीज तो सिंगल कॉलम कैश बुक में आपने केवल और केवल कैश का कॉलम पढ़ा था, तो दूसरा अभी यहाँ पे बैंक से भी रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, देखो लगभग बाकी सारी चीजें सेम है। यानी कि ये जो होता है ये हमारा होता है डेबिट साइड। ठीक है, और डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिसिप्ट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और ये हमारा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, पेमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेमेंट। ठीक है, तो आप अगर रिसिप्ट और पेमेंट नहीं याद रख सकते तो इसको प्लस और इसको माइनस याद रख सकते हैं, यानी कि डेबिट साइड प्लस एंड क्रेडिट साइड माइनस। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक आपका समझ गए। ठीक है, दो कॉलम होंगे, कैश और बैंक में, दोनों के साथ डील करेगा। ठीक है, अब देखो बातें कैसे होती हैं। देखिए कुछ पॉइंट हैं, याद कर सकते हैं कि देखो जो मैंने पहले आपको बता रखा है, जो मैंने आपको क्या कर रखा है, पहले बता रखा है कि अगर कोई चीज आई कैश में या फिर बैंक में, ठीक है, कोई चीज हमको कैश में मिली या फिर बैंक में, तो अगर कैश आता है, ठीक है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो यानी कि कैश रिसीव्ड हुआ। तो अगर हमको कैश रिसीव्ड हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश जो है डेबिट साइड में इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा इन डेबिट साइड। ठीक है, तो पहली चीज याद रखो, कैश डेबिट साइड में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिख देंगे अगर रिसीव हुआ है। ठीक है, अगर कैश गया है, कैश का पेमेंट हुआ है, तो कैश का अगर पेमेंट हुआ है तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, और कम होगा तो किधर जाएगा, माइनस में। किधर? माइनस में। तो कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट साइड में। मतलब इसका मतलब क्या है कि कैश डिक्रीज कर जाएगा। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि कैश रिसीव्ड हुआ तो कैश के डेबिट साइड में लिख देंगे, कैश हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश में हमने कोई पेमेंट कर दी
तो कैश को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी कि कैश हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है कि मान लो हमको कोई चेक मिला, ठीक है, ठीक, यानी कि हमने क्या किया, चेक मिला, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चेक रिसिप्ट। ठीक है, कोई हमें चेक दिया भाई, तो चेक देंगे तो इसका क्या करेंगे, बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे, किसके, बैंक के डेबिट साइड में। मान लो 1,000 रुपए का चेक मिला तो बैंक के डेबिट साइड में 1,000 लिख देंगे, यानी कि बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बैंक बैलेंस हमारा बढ़ने वाला है। ठीक है, दूसरा, अगर हमने चेक में पेमेंट किया है, ठीक है, चेक दिया किसी को, चेक गिवन या पेमेंट इन चेक, जो लिखना चाहो लिख लो, ऐसे लिख लो, पेमेंट इन चेक, पेमेंट बाय चेक। तो पेमेंट बाय चेक यानी कि पैसा गया, ठीक है, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बैंक बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैश रिसिप्ट तो कैश इंक्रीज करेगा, कैश पेमेंट कैश डिक्रीज, चेक रिसिप्ट बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, चेक में पेमेंट बैंक बैलेंस घट जाएगा। देखो बच्चा, यहां मैटर ये नहीं है, ये तो हम सिंपली जो है कैश बुक में भी करते आए। ठीक है, यहां बात आती है एक बहुत ही अच्छे टर्म की, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अच्छा यहां भी ध्यान देना है आपको कि किसी भी प्रकार का क्रेडिट, देखो जब कैश बुक है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, उसको ध्यान ही मत दो, अगर कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो तुम भूल जाओ, छोड़ दो। ठीक है, तो उसको आपको भूल ही जाना है, उसके लिए कुछ नहीं, कैश बुक नाम ही है, तो कैश में जो भी डील हो रहा है, ठीक है, उसको लिखते रहेंगे, कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे याद होने चाहिए। बात आती है कॉन्ट्रा एंट्री की। ठीक है, किसकी बात आती है, कॉन्ट्रा एंट्री की। मैं ये फॉर्मेट मिटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे भयंकर जो चौथा पांचवा नंबर का है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। सर कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, देखो कॉन्ट्रा एंट्री दो चीजों के लिए लगती है। एक तो क्या, अगर हम कोई कैश क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री दो तरीके से होती है कि एक तो कैश डिपॉजिट करने पर और दूसरा कैश विड्रॉ करने पर, कैश विड्रॉ। ठीक है, अच्छा ये ध्यान देना कि अगर कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऑफिस यूज के लिए होना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑफिस यूज। ठीक है तो कैश विड्रॉ किया किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये दो पॉइंट हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, समझो कि अगर हमने क्या किया है कि कैश विड्रॉ किया, क्या किया, कैश विड्रॉ किया। ठीक है, तो कैश विड्रॉ किया कहां से, बैंक से। किससे लिया भाई, बैंक से। तो देखो बैंक से कैश विड्रॉ किया तो कैश में हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कैश वाला पोर्शन बढ़ जाएगा। तो कैश के डेबिट साइड में लिख देंगे जो अमाउंट हमने निकाला, और बैंक का बैलेंस वहीं घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी कि बैंक के सेम अमाउंट से। ठीक है, कैश डेबिट कर देंगे और सेम अमाउंट से बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, हमारे पास पैसा था, कुछ कैश था, ठीक है, हमने उसको बैंक में डाल दिया, जो हमारी नेचर होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास पैसे आते हैं तो हम कहां रखते हैं, बैंक में रखते हैं।
तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारे पास कुछ कैश था उसको हमने क्या किया, बैंक में डाल दिया। तो देखो जब डिपॉजिटेड इनटू कैश किया तो कैश घट गया, ठीक है। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए थे, उसमें से हमने 90,000 जो है बैंक में जमा कर दिए, तो कैश घट गया, तो 90,000 यानी कि कैश वाले को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैश वाले को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, बैंक बढ़ जा रहा है, बैंक में पैसा पहले मान लो 10,000 था और 90,000 अभी डाल दिया तो 1 लाख रुपए हो गए, तो बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि कैश विथड्रॉ किया, ठीक है, तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। डिपॉजिट किया तो कैश, ठीक है, क्या हुआ, कैश घट गया और बैंक बढ़ गया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। चलिए समझते हैं कि एंट्री कैसे होती है। मान लो कैश विथड्रॉ किया, तो विथड्रॉ का पहला मान लो कैश विथड्रॉ, ठीक है, समझते हैं एग्जांपल से। कैश विथड्रॉन फॉर ऑफिस यूज रुपीज, ठीक है, 1000, ठीक है, 1000 का कैश विथड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, देखो अगर इसकी जनरल एंट्री लिखें तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, टू बैंक, बैंक से निकाला, बैंक को क्रेडिट, कैश डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब हम जाएंगे, क्या, जब हम जाएंगे कैश बुक में नोट करने, तो तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए कि क्या, हमने कैश विथड्रॉ किया है तो कैश वाला बढ़ जाएगा, टू बैंक लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड में टू बैंक, और एक किस में लिखेंगे, कैश वाले कॉलम में, किसमें, कैश वाले, यानी कि बैंक से निकाल के कैश लाया, ठीक है, तो वो कैश वाले कॉलम में चला गया। और यहां पे क्या है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो इसको हम कहां पे लेके चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, यानी कि बाई कैश, तो कैश, ठीक है, बाई कैश, यानी कि कैश लिया और किधर लिख देंगे, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। 1000 1000 अभी देखो बना देते हैं, ठीक है। यहां हमारा डेट हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा वाउचर नंबर, ये हो गया हमारा LF, ठीक है, ये हो गया हमारा कैश, ये हो गया हमारा बैंक, फिर हमारा डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ठीक है, कैश, और सॉरी ऐसे लिख लो, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। तो विथड्रॉ की एंट्री करेंगे। अब विथड्रॉ की एंट्री क्या करेंगे, ठीक है, हमने पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए, तो बैंक से निकाला, तो किधर, यहां पे क्या लिख देंगे, टू बैंक, ठीक है, कितना लिख देंगे टू बैंक में, कितना, जितना निकाला है उतना, ठीक है, और किधर लिखेंगे, कैश वाले में, यानी कि कैश बढ़ रहा है तो कैश के डेबिट साइड में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो है सेम डेट रहेगा, ठीक है, और हमारा जो है क्या कर रहा है, बैंक से निकाला है, तो लिखेंगे बाई कैश और डाल देंगे किधर, बैंक वाले में, ठीक है, ठीक, और यहां पे लिख देंगे LF में C, ठीक है। अच्छा सर C क्यों लिखा गया, हाँ भाई देखो C क्यों लिखा गया, C मतलब होता है कि C रिप्रेजेंट कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। C क्या करती है, कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमें याद रहे कि हम इसकी लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, दोनों साइड देखो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। तो इसका नेट इफेक्ट 0 होता है, इसलिए हम लिखा देते हैं, लेजर में हमें पोस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में जब डिपॉजिट करेगा तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डिपॉजिट किया तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, मान लो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इधर देखो टू कैश लिखेंगे, और कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश वाला कॉलम, ठीक है, क्या हो जाएगा,
घट जाएगा और वहीं बैंक वाला कॉलम बढ़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू कैश, और जितना मान लो 500 था, कितना था 500 एंड 500, तो बैंक में डिपॉजिट किया हमने तो कैश कम होगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू कैश और क्या करेंगे, इसको डाल देंगे किधर, बैंक में, ठीक है। सेम डेट पे यहां लिखेंगे बाय बैंक, और हमारा क्या कैश बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी कम हो रहा है, तो इधर हम लिख देंगे क्या, ठीक है, ठीक है, किसमें, कैश वाले में, ठीक है। तो बैंक बढ़ा, टू कैश बैंक में लिख दिया, ठीक है। कैश कम हुआ तो बाय बैंक, ठीक है, किसमें, कैश में लिख दिया। तो बात समझ में आ गई कॉन्ट्रा एंट्री की, ठीक है। आई होप आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, ठीक है। चलो भाई, तो कॉन्ट्रा एंट्री याद रखेंगे, इसे मिटा दें, 3-4 पॉइंट हैं उसे देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो, और केवल पूरे अकाउंटिंग टर्म में यही 2 पॉइंट हैं, ठीक है, यही 2 पॉइंट है जिसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालें तो क्या होगा। देखो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालोगे तो बैंक बैलेंस घटेगा बच्चा, ठीक है। तो हम घटेगा तो उधर बाय ड्रॉइंग्स लिख के बैंक वाले में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर पर्सनल यूज के लिए है तो बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक बैलेंस केवल घटेगा, ठीक है, क्लियर है। तो केवल 2 टर्म, अगर ऑफिस यूज के लिए निकालना है तभी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, और डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अन्यथा किसी भी केस के लिए किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम 3-4 टर्म आपको समझाएंगे, ठीक है, कि क्या होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सीखते चलिए, ठीक है, आराम से काउंटिंग आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तुम्हें याद रखा है, ठीक है, कि कुछ भी कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, आपको ये देखते रहना है कि कॉन्ट्रा एंट्री किसी भी केस में नहीं होगी, केवल अगर ये 2 केस नहीं है तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बोथ बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन, बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन, इट इन्वॉल्व्स बोथ बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन। तो कॉन्ट्रा एंट्री में बैंक वाला ट्रांजेक्शन भी लिखा जाएगा और कैश वाला ट्रांजेक्शन भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसका पोस्टिंग नहीं करेंगे, नो पोस्टिंग इन लेजर, ठीक है, यानी कि लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं होती है, क्यों, क्योंकि नेट इफेक्ट विल बी 0, नेट इफेक्ट विल बी 0, ठीक है, नेट इफेक्ट हमारा होने वाला क्या है, 0 है, ठीक है। तीसरा, वी राइट सी, ठीक है, इनसाइड ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, ठीक है, ठीक, यानी कि हम क्या करेंगे, राइट सी लिख देंगे इन साइड ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, क्यों, ठीक है, इट रिमाइंड्स नो पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड, नो पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये हमें ध्यान दिलाता रहेगा कि हमें लेजर में इसकी पोस्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, ये हो गई हमारी बात कॉन्ट्रा एंट्री पे, ठीक है। चलिए इसमें कुछ टर्म आते हैं, उन टर्म को भी देख लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ टर्म्स आते हैं, उस टर्म्स को भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं,
आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है, कैसे हो रहा है। इरेज कर दे रहे हैं। चलो भाई, अब हमारा कुछ है, कोई 2-4 पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक है। उन पॉइंट को हम क्या करते हैं, ठीक है, लेने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, मान लो कोई अमाउंट है, ठीक है, कोई अमाउंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यानी कि अगर हमने पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला है, ठीक है, अगर हमने पैसा जो है पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो क्या सर इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी? तो लिखेंगे नो, ठीक है, देयर इज नो, देयर इज नो कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, यानी कि इसकी कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो है केवल और केवल बैंक के बैलेंस को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो हम उसको बिजनेस में लेके तो आएंगे नहीं कि कैश बढ़ जाएगा, तो पर्सनल यूज के लिए है, तो इसलिए इसकी कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए भाई, तो इसके लिए लिख सकते हो, ठीक है, नो कॉन्ट्रा एंट्री, डन, ठीक है। तो हम इसका कहां लिखेंगे सर? देखो, इसको हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, और ये क्या बाय किधर लगता है? इन क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट में बैंक कॉलम में, इन बैंक कॉलम, ठीक है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है, तो इसको हम सीधा सीधा बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिख देंगे क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, दूसरा पॉइंट मान लो है इंडोर्समेंट ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, ठीक है। मान लो कोई चेक मिला हमको, क्या किया? चेक मिला किसी से, ठीक है, और समटाइम ऐसा होता है कि हमको चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, उस चेक को हमने क्या किया? किसी और को दे दिया, ठीक है, किसी और को दे दिया, तो इसको हम नोट ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम नोट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। तो मान लो हमको चेक मिला, ठीक है, हमने बैंक में दिया नहीं, ठीक है, जमा नहीं किया, ना तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना कैश बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको कैश बुक में लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो इंडोर्समेंट ऑफ चेक के लिए, ठीक है, नो एंट्री इन कैश बुक, इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में कोई एंट्री ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इंडोर्समेंट हो गया, ठीक है, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्लियर है। चलिए, ठीक है, अगला पॉइंट कहता है बैंक चार्जेस, ठीक है, ठीक। अब मान लो कोई बैंक चार्ज लग गया, बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस होता क्या है? देखो, मान लो कि हमने कोई चेक जमा कराया था, हमको चेक मिला था और उसे हमने बैंक में जमा करा दिया, बैंक के पास चेक गया, चेक जो है डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा? उस पे कुछ चार्ज ऐड कर देगा, ठीक है, क्या करेगा? उस चार्ज लेगा, तो वो चार्ज जो है, ठीक है, क्या करेंगे? उस चार्ज को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है, अमाउंट में, और क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, यानी कि क्या करेंगे? क्रेडिट कॉलम में बैंक के लिख देंगे, यानी कि
चार्जेस एडेड इन चेक अमाउंट, ठीक है, एंड एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है? चलिए भाई, उसके बाद से हम बात करते हैं अगली पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा, ठीक है, कोई कस्टमर डायरेक्टली जो है क्या कर देता है, मान लो कोई कस्टमर है, कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू और बैंक, ठीक है। मान लो कि कोई हमारा कस्टमर था जो क्या कर रहा था, हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, कुछ पैसा उसने जो है डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो, तो इसके लिए जो है अगर हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किधर लिखेंगे, कस्टमर ने डिपॉजिट किया है तो बैंक बैलेंस हमारा क्या कर देगा, बढ़ा हुआ दिखाएगा, तो डेबिट साइड, ठीक है, इंटर्ड इन डेबिट साइड इन बैंक कॉलम, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डेबिट साइड का बैंक कॉलम बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं कि हमको इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो ये भी तो कैश आ रहा है, ठीक है, ये भी क्या आ रहा है हमारे पास बैंक सा, तो इसको भी हम किधर लिख देंगे बच्चा लोग, डेबिट साइड में इन बैंक कॉलम। जितने भी पॉसिबल टर्म हैं वो सारे के सारे मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, उसको डेबिट साइड में लिख देंगे इन बैंक कॉलम, ठीक है। उसके बाद से है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट दे सकता है तो इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है तब क्या करेंगे, तो देखो अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हम दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास से बैंक बैलेंस कम होगा, तो हम किधर लिखेंगे बच्चा लोग, क्रेडिट साइड इन बैंक कॉलम, यानी कि बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। तो ये पॉसिबल टर्म है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री केवल और केवल किसकी होने वाली है, ठीक है, जब कैश को विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए और जब कैश डिपॉजिट करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं, चाहे हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करें। अगर इंडोर्समेंट ऑफ चेक है तो इसकी एंट्री ही नहीं करेंगे, कैश बुक में छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आया, मतलब चेक दिया हमको किसी ने, हमने किसी दूसरे को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, ठीक है, कि ये भैया ये चेक ले लो, तुम अपना ले लेना पैसा, तो ना तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा ना ही कैश बैलेंस बढ़ा, तो इसकी एंट्री ही नहीं करेंगे। इंडोर्समेंट अगर कहीं आए, बैंक चार्जेस, अगर बैंक कोई चार्ज लेता है, मान लो तुमने कोई कैश डिपॉजिट किया था, ठीक है, और वो बाउंस हो गया, ठीक है, डिसऑनर हो गया, जिसको बाउंस बोलना हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल में, ठीक है, तो उस पे जो है जो वो चार्ज लेगा वो क्या करेगा, चेक के अमाउंट में ऐड करके क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में इंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक, ठीक है, तो अगर कस्टमर जो है डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है हमारे बैंक में, ठीक है, तो हम कहां लिखेंगे, इंटर्ड इन डेबिट साइड इन बैंक कॉलम, ठीक है, यानी कि कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में वो अमाउंट पुट कर देंगे जितना डिपॉजिट हुआ है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हमारे ऊपर कोई बैंक इंटरेस्ट देता है तब क्या करेंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे और बैंक कॉलम, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ा तो बैंक कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक
तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। इसे इरेज किया जाए, इरेज किया जाए। इरेजर कहाँ गया, कहाँ रख दिया मैंने? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। अभी हाँ मिल गया, चलिए ठीक है। तो मैं ये इरेज करता हूं। ठीक है, आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ चेक। ठीक है, क्या? ट्रीटमेंट ऑफ चेक, यानी कि अगर चेक का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चेक। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चेक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे ध्यान से। मान लो कि हमको चेक मिला, चेक रिसिप्ट, रिसिप्ट। ठीक है, आज का डेट मान लो, ठीक है 21 दिसंबर, ठीक है 2022। ठीक है, यानी कि 21 दिसंबर 2022 को हमें एक चेक मिला। तो अब अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं दिया है, तो देखो अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि चेक जो है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का डेबिट कॉलम इंक्रीज कर जाएगा उस अमाउंट से। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, हम नीचे देखेंगे कि वो चेक कब दिया गया है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो सीधा सीधा हम मान लेंगे कि 21 दिसंबर को हमने जो है क्या किया, बैंक में चेक उसी दिन जमा कर दिया और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। दूसरा, अगर कह दिया इसी को कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 24 दिसंबर 2022, यानी कि चेक तो मिला 21 को, लेकिन डिपॉजिट कब किया, 24 को। तो हमारी जो बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा वो 21 नहीं, किस दिन, 24 को। ठीक है, तो जिस दिन जमा किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो सकता है हमारा कि अगर वो बैंक, यानी कि जो चेक मिला था डिसऑनर्ड हो जाए, चेक डिसऑनर्ड। तो अगर समझ लो कहीं पे भी चेक डिसऑनर है तो आप सीधा क्या करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, दैट मीन्स नो एंट्री। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, इसे आप पढ़िए। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर।